स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सबके लिए भूगोल का आज जो है 7वां आपका मैं पढ़ा देता कृषि पाठ। आपके बिहार बोर्ड के इकाई 1 में बहुत सारे संसाधन के बारे में दिया हुआ है। इकाई 2 में कृषि संसाधन दिया था, वहां तक मैंने आप लोगों को खत्म कर दिया था और आज हम लाए हैं इकाई 3। लेकिन आपका ये 8वां वीडियो होगा, ठीक है। इससे पहले 7 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये हम लोग का 8वां चैप्टर आज हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं और सिर्फ अच्छे से नॉलेज के लिए पढ़ने के लिए आए हैं। क्वेश्चन आंसर आप आराम से मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक है नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप का, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का। लेकिन आपको पहले आज पढ़ना है निर्माण उद्योग। क्या पढ़ना है बाबू? निर्माण उद्योग। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो बिना रुके हुए अच्छे से देखिए। तो आखिर निर्माण उद्योग या निर्माण का मतलब क्या होता है? हमारे धरती पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आसपास में देखते हैं। वो जो है कुछ वस्तुएं जो हैं हमारे यहाँ घर में भी है और कुछ वस्तुएं जो है घर से बाहर हमारे खेत खलिहान में है, कुछ वस्तुएं धरती के अंदर में है। तो ये तमाम तरीके की जो वस्तुएं हैं ये जो बनती हैं ये किसी न किसी वस्तु से बनती हैं। तो निर्माण उद्योग का मतलब होता है कि किसी भी चीज का निर्माण करना, चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, बिस्कुट हो या मान लीजिए लोहा हो, स्टील हो, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे वस्तुओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? निर्माण उद्योग। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि कच्चा माल द्वारा, कच्चा जो माल होता है, जैसे मान लीजिए आपके खेत में गन्ना क्या है? कच्चा माल है। उससे चीनी बनाना, कच्चा माल द्वारा जीवन की उपयोगी वस्तु बनाना, इसे क्या कहते हैं हम लोग? विनिर्माण उद्योग कहते हैं, ठीक है। जैसे गन्ने से चीनी का निर्माण। तो आप समझ गए कि विनिर्माण किसको कहते हैं? जब भी हम कोई कच्ची चीजों से कोई पक्की चीजें बनाते हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, इस तरह की चीज को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं आपको विनिर्माण। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सीमेंट आप सबके घर में यूज होता होगा। सीमेंट जो बनता है उसमें सबसे प्रमुख जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर। तो चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है। और सीमेंट का उपयोग कहां करते हैं? घर में हम लोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आखिर उद्योग को जब हम लगाएंगे कहीं भी तो उसके लिए हमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। उद्योग लगाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले उद्योग स्थापना के 2 कारक होते हैं, एक भौतिक कारक होता है और एक मानवीय कारक होता है। ये दोनों कारक होते हैं। आखिर किन किन चीजों के आधार पर कोई उद्योग कहीं पर लगता है उसको कहते हैं भौतिक कारक और मानवीय कारक। तो भौतिक कारक में क्या है कि जहां भी उद्योग लगेगा वहां हमें कच्चे माल आसानी से जो है मिलने चाहिए, कच्चे माल आसानी से मिलने चाहिए। दूसरी बात कि वहां पे हमें कोयला या शक्ति साधन होना चाहिए, यानी कोयला से बिजली बना सकते हैं, यानी कि बिजली ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा का साधन होना चाहिए। तीसरा, कोई भी फैक्ट्री अगर खोलते हैं, कोई भी कारखाना खोलते हैं, कोई भी उद्योग के लिए स्थापित करते हैं कोई भी चीज, तो वहां पे हमें तीसरी चीज जो होती है वो जल होती है। तीसरी चीज क्या होती है? जल। और एक और चौथा चीज है जो कि नीचे आप देख रहे होंगे छोटा सा, उपयुक्त जलवायु। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा, फिर वहां पे कोई उद्योग लगाना संभव नहीं, या बहुत ज्यादा ठंडा है वहां भी नहीं। तो 4 चीजें ऐसी हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में है। कहिएगा कैसे? कच्चा माल जो है वो हर जगह अलग अलग तरीके से मिल सकता है। शक्ति के साधन यानी कोयला, पावर हाउस जो है हर जगह नहीं हो सकता। जहां कोयला अधिक मात्रा में होगा उसी के इर्द गिर्द पावर हाउस बना सकते हैं या उससे कुछ दूरी पे बना सकते हैं। तीसरा, जल चाहिए और चौथा, अच्छा जलवायु चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि उद्योग लगाने के लिए आखिर किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, भौतिक कारक में क्या क्या होता है, तो कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की आपूर्ति और अच्छा सा जलवायु। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर इसमें मानवीय कारक क्या होता है। कोई भी उद्योग जो लगाते हैं उसमें सबसे पहले मानवीय कारक, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होती है। मानव जो है एक प्रकार से साधन है, आपको पता है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होती है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अगर कोई फैक्ट्री हम लोग खोलते हैं तो सबसे पहले हमें सस्ता में मजदूरी चाहिए, मजदूर ऐसा मिले जो सस्ता में मिल जाए, पहला बात। दूसरा है कि जहां भी इस वस्तु बनता है उसके आसपास बाजार होना चाहिए, क्योंकि जब वस्तु बनेगा और बाजार होगा ही नहीं तो फिर बेचेंगे हम कहां वस्तु को। तो दूसरी चीज होता है बाजार की उपलब्धता। तीसरा कि वस्तु जो निर्माण हो जाए तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें सड़क या रेल की व्यवस्था करनी होगी, यानी परिवहन होना चाहिए।
चौथा पॉइंट है पूंजी। जिसके पास कैपिटल है, पूंजी है, वही जो है उद्योग लगा सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है। और पांचवी चीज है सरकार की नीति। सरकार किस तरह से टैक्स लगाती है, सरकार का क्या गाइडलाइन है, सरकार कितना मदद कर रही है उद्योगों को, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपने अभी पहला पढ़ा कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है और इसके भौतिक कारक क्या हैं और इसके मानवीय कारक क्या हैं। ये दो चीज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है। हमारी बात आप समझ रहे होंगे। ये दो चीज बहुत मूल है कि उद्योग स्थापना के प्रमुख कारक में, भौतिक कारक में और मानवीय कारक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे नेक्स्ट अगला। और दूसरा जो हम लोग का है, यहां पे देखिए, यहां पे सबसे बड़ी बात यहां पे देख सकते हैं आप कि लिखा हुआ है कि उद्योग वर्गीकरण का आधार, यानी उद्योग को अलग अलग वर्गों में जो बांटा गया है उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। सबसे पहले देखिए श्रम के आधार पर, सबसे पहले श्रम के आधार पर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े उद्योग हैं। श्रम के आधार पे क्या होता है, बड़े उद्योग। और बड़े उद्योग किसको कहते हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की पूंजी लगती है, करोड़ों की पूंजी जिसमें लगती है, इसको क्या कहते हैं, बड़े उद्योग कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, जैसे इसमें सूती वस्त्र हो गया, लौह इस्पात हो गया। मध्यम उद्योग, मध्यम उद्योग जो है कम से कम 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया तक का होता है। 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक का होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम उद्योग। जैसे साइकिल का उद्योग हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मध्यम उद्योग कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मध्यम उद्योग कहेंगे। अब मान लीजिए कि उसके बाद देखिए इधर से हम लोग का है, तीसरा में है छोटे उद्योग। छोटे उद्योग में देखिए क्या है, हस्तशिल्प, यानी हाथों के द्वारा जब वस्तु, जैसे पाव रोटी बनाना, अगरबत्ती बनाना, बिस्कुट बनाना, ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, छोटे उद्योग। तो श्रम के आधार पे उद्योग का प्रकार, पहला बड़े उद्योग, दूसरा मध्यम उद्योग, तीसरा छोटे उद्योग। इसमें 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपया तक भी लगता है, ये जो है छोटा उद्योग होता है। ठीक है, अब है कच्चा माल के आधार पे। तो कच्चा माल के आधार पे 2 उद्योग होता है, पहला होता है भारी उद्योग, दूसरा होता है हल्का उद्योग। तो देखिए कच्चा माल के आधार पे 2 तरह के उद्योग होते हैं, देख सकते हैं आप, इधर दिया हुआ है। कच्चा माल के आधार पे 2 तरह के उद्योग होते हैं बाबू। सबसे पहले होता है भारी उद्योग, दूसरा होता है आपको हल्का उद्योग। भारी उद्योग और हल्का उद्योग। तो भारी उद्योग का मतलब क्या हुआ, जिसमें बहुत भारी वजनदार सामान जैसे बनता है, जैसे लोहा, स्टील, ये जहां भी बनता है, जिस फैक्ट्री में बनता है, उसको क्या कहते हैं, भारी उद्योग कहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम बनता है, जैसे चार्जर हो गया, बिजली का बोर्ड हो गया, छोटा मोटा जो बिजली का उपकरण वगैरह जो बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होती है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सब जहां पे बनता है, इसको क्या कहते हैं, हल्के उद्योग। तो वजन के हिसाब से, कच्चे माल के हिसाब से 2 उद्योग, एक भारी उद्योग और एक हल्का उद्योग। ठीक है, एक भारी उद्योग और एक हल्का उद्योग, आपको इसको याद रखना है। समझ में आई ना बात, एक भारी उद्योग और एक हल्का उद्योग। अब देखिए तीसरा जो हम लोग का है, तीसरा जो हम लोग का है कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पे उद्योग के प्रकार। देखिए अब यहां पे देखिए, पहला में है कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे दोनों हम पढ़ा देते हैं आपको। तो स्वामित्व के आधार पे देखिए, सबसे पहला स्वामित्व किसको कहते हैं, कि आखिर किस आधार पे लोग मालिक होते हैं। तो पहला होता है सार्वजनिक, यानी ऐसा उद्योग जो कि लोहा इस्पात उद्योग दुर्गापुर में है, ऐसा उद्योग जिस पर सरकार का नियंत्रण हो, जो सरकारी कब्जा में हो उद्योग, फैक्ट्री, उसको क्या कहेंगे, सार्वजनिक। दूसरा होता है सहकारी। सहकारी में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों के समूह द्वारा जब कोई डेयरी जैसे चलता है, मान लीजिए कि गांव में सभी लोग मवेशी पोसते हैं, मवेशी का दूध गांव के डेयरी में जमा होता है, उस डेयरी से वो दूध फिर जाता है बाहर, फिर उस दूध को जो है प्यूरिफाई करके अलग अलग चीज बना के उसको फिर मार्केट में लाया जाता है। तो इस तरह जो चलता है कोई भी उद्योग, उसको क्या कहते हैं, सहकारी उद्योग। क्या कहते हैं बाबू रे, सहकारी। और तीसरा जो होता है, इसमें सरकार, सहकारी में सरकार भी अनुदान देती है, यानी ये दोनों रूप से चलता है। इसमें एनजीओ के तहत चलता है, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों का योगदान होता है। लेकिन तीसरा जो हो गया, जैसे टिस्को कंपनी है, जिसका कि लोहा आपने देखा होगा, टाटा कंपनी का आपने लोहा देखा होगा, गाड़ी देखा होगा। टाटा कंपनी कहां पर है, जमशेदपुर में है। तो जो किसी पर्सनल आदमी का हो, किसी व्यक्तिगत एक आदमी का जब कोई उद्योग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, निजी उद्योग कहते हैं।
तो पहले याद रखना है कि श्रम के आधार पे बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे उद्योग, कच्चे माल के आधार पे भारी उद्योग, हल्के उद्योग, उसके बाद स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक उद्योग, सहकारी उद्योग, निजी उद्योग, और कच्चे माल के स्रोत के आधार पे दो तरह का उद्योग होता है। एक जो डायरेक्ट हम खेत से करते हैं, जैसे कि खेत से कपास की खेती करते हैं, खेत से गन्ने की खेती करते हैं, और कपास से हम लोग बनाते हैं सूती कपड़ा, गन्ने से हम लोग बनाते हैं चीनी। तो इस तरह का जो उद्योग होता है जो किसी कृषि पर आधारित होती है, उसको क्या कहते हैं? कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और खनिज आधारित उद्योग किसको कहते हैं? कि हमारे भूमि के गर्भ में, भूगर्भ में पाए जाने वाले खनिज, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ये जो होते हैं इस पर आधारित जो उद्योग होता है इसको क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग। इसमें लोहा, स्टील, एल्युमिनियम का निर्माण होता है। और ये कैसे होता है? तो हमारे धरती के अंदर बहुत सारे अयस्क होते हैं, और उन अयस्कों को मिला करके क्या बनता है बाबू? तो लोहा बनता है, स्टील बनता है, और आपको एल्युमिनियम बनता है। ठीक है, तो जो खनिजों के द्वारा बनता हो उस उद्योग को क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि उद्योग वर्गीकरण का आधार क्या क्या होता है। तो पहला कच्चा माल होता है, श्रम होता है, दूसरा कच्चा माल होता है, तीसरा स्वामित्व के आधार पे, और चौथा कच्चे माल के आधार पर। और आपके एग्जाम में आपको दे देगा कि श्रम के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण करें, कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करें, या दे सकता है कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पे उद्योग का वर्गीकरण करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग नीचे चलते हैं, इसके नीचे देखिए, अब है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है बाबू? सूती वस्त्र उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग में देखिए क्या कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग में आपको देखना है कि सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम सफल मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में कवास जी नाना भाई डाबर द्वारा, ये एकदम ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहला भारत में सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। इस बात को आप याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू, इस बात को एकदम याद रखना है, ठीक ना। सबसे पहले जो है आपको मुंबई में कवास जी नाना भाई डाबर के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग का सफल मिल स्थापित किया गया था। पूछ देगा भारत में सबसे पहला सूती मिल कब लागू किया गया था? 1854 में, 1854 में याद रखना है। और इसके जो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग का वितरण पूछ देगा अगर आपको कि सूती वस्त्र उद्योग का वितरण लिखें तो 4 जगह का नाम आपको याद रखना है। पहला है महाराष्ट्र के मुंबई और सोलापुर में, दूसरा गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में, तीसरा हुगली कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में यानी कि चेन्नई कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में, और यूपी के कानपुर वाराणसी में। यानी इन 5 जगहों पर बाबू क्या है? तो इन 5 जगहों पर आपको सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलेगा। ठीक है, इन 5 जगहों पर क्या मिलेगा? सूती वस्त्र उद्योग देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे वाला पेज में चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, सूती वस्त्र उद्योग से आगे चलते हैं। देखिए अगला जो हम लोग का है कृषि और उद्योग, यानी कृषि से संबंधित जो उद्योग है। आपको पूछेगा कि इंग्लैंड में एक जगह था, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग होता था। सबसे पहले इंग्लैंड में कहां पे लगा था बाबू रे? इंग्लैंड में कहां पे लगा था? इंग्लैंड के मैनचेस्टर में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा बाजार क्या था? इंग्लैंड का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। तो याद रखिएगा, पूछ देगा आपसे कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। पूछ देगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। और पूछ देगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। मैनचेस्टर का मतलब ये हो गया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सबसे अधिक सूती कपड़ा का जो उत्पादन हो रहा था वो कहाँ? मैनचेस्टर में हो रहा था। फिर जाके भारत में बाद में लगने लगा मिल सब। तो ये आपको याद रखना है। और मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके बुक के हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी कहा जाता है। और कॉटन पॉलिश नाम शहर किसका है? अगर पूछ देगा कॉटन पॉलिश करके पूछ देगा, कॉटनोपोलिस नाम का शहर किसको कहा जाता है? तो उसमें भी याद रखना है आपको मुंबई। क्या याद रखोगे? मुंबई। अब है सूती उद्योग के बाद दूसरा जो उद्योग होता है, क्योंकि सूती उद्योग कपास से होता है इसलिए टोटली ये कृषि उद्योग में आता है। ये भी कृषि उद्योग में ही आता है। जूट या पटसन। देखिए जूट के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। यानी पूरी दुनिया में भारत में जूट जो है दूसरे स्थान पर होता है। यानी कि पूरी दुनिया में जितना जूट हो रहा है उसका दूसरा स्थान भारत का है। इसमें
भारत दूसरा स्थान है उत्पादन में, ठीक है। अब ये कहाँ पे होता है, एक जगह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पास, एक जगह आंध्र प्रदेश में कृष्णा कावेरी नदी के डेल्टा पर यानी कि उसके किनारे में, और एक तीसरा जो हम लोग के जूट होता है वो बिहार के कटिहार और पूर्णिया जिले में होता है। ये दो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में जूट की खेती कहाँ होती है, तो आपको याद रखना है हुगली नदी के किनारे। आंध्र प्रदेश में कहाँ होता है, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा पे। और बिहार में कहाँ पे होता है, तो कटिहार और पूर्णिया में जूट की खेती होती है, ठीक है। ये आपको अच्छे से इसका नॉलेज रखना है। अब इससे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें देखिए बहुत अच्छा है, ये भी आपको याद रखना होगा कि चीनी उद्योग। अब उसके बाद जूट के बाद आपको क्या याद रखना है, चीनी उद्योग के बारे में याद रखना है, ठीक है। चीनी उद्योग के बारे में याद रखना है और अच्छे से याद रखना है कि भारत विश्व में चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, याद रखिएगा। जूट में दूसरा और क्या कहते हैं, चीनी में प्रथम स्थान रखता है। आधुनिक चीनी उद्योग का विकास कब हुआ था, 1903 ईस्वी में। कहां पे हुआ था, बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा गांव में हुआ था। ये सब जानकारी आपको रखना है। याद रखिएगा कि सबसे पहले आधुनिक चीनी मिल की स्थापना, चीनी उद्योग की स्थापना कहां हुई थी, बिहार में हुई थी। कहां पर हुई थी, सारण में हुई थी। कब हुई थी, 1903 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जानकारी रखना है कि चीनी आखिर भारत में कहां कहां होता है, इसका वितरण याद रखना है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और बिहार में। ये 5 जगहों पर जो है चीनी अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। और दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए तो दक्षिण भारत की ओर चीनी उद्योग के स्थानांतरण के कारण क्या है। पहले जो था कि हम लोग के यहाँ उत्तर भारत में बहुत ज्यादा चीनी का उत्पादन होता था, लेकिन समय के साथ साथ 90 के दशक के बाद जो है अब दक्षिण भारत में चीनी की ज्यादा उत्पादन हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, तो आपके किताब में बताया गया है कि वहां पे बहुत अच्छी मिट्टी है, जलवायु आर्द्र है, गन्ने में अधिक रस की मात्रा होती है और सहकारी समिति, वहां पे बहुत सारे सहकारी समिति काम करते हैं जो गन्ने से चीनी या गुड़ का निर्माण करते हैं। तो इन 4 कारणों के कारण जो है दक्षिण भारत में चीनी का उत्पादन उत्तर भारत से चला गया, ठीक है। अब इसके बाद है कि चीनी उत्पादन में आखिर कौन कौन सी समस्या हम लोग को आती है। देखिए चीनी उत्पादन में आखिर हम लोग को समस्या जो आता है वो देखिए ध्यान में रखना है आपको। पहला है परंपरागत तकनीक। हम लोग आज भी पुराने तकनीक से चीनी का उत्पादन कर रहे हैं। वहीं अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर नई नई तकनीक के द्वारा चीनी का उत्पादन किया जा रहा है और ऐसे गन्ना का उपयोग किया जा रहा है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में रस हो, लेकिन हम लोग अभी भी पुराने तकनीक से कर रहे हैं। दूसरी बात कि हम लोगों के यहाँ क्या है कि बिजली बहुत बाधित रहती है, लाइट जो है बहुत कटता है। तीसरी जो है कि हम लोग के यहाँ जो परिवहन सुविधा है वो इतना लेंदी है ना कि एक वस्तु को दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होता है। और चौथी है अल्पकालीन दशा, यानी थोड़े ही समय के लिए सीजन हम लोग के यहाँ कोई भी चीज का होता है। ये 4 बातें जो हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऐसी समस्या है जो चीनी उत्पादन से जुड़ी हुई समस्या है, जिसको आपको याद रखना है। अब आपको पूछेगा कि उपभोक्ता उद्योग क्या है, तो वैसे उद्योग जिनके तैयार माल डायरेक्ट लोग उपयोग कर लेते हैं, उसको कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाता है, जैसे बना वैसे ही उपयोग में आ जाता है कोई वस्तु, तो उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग। क्या कहते हैं बाबू, उपभोक्ता उद्योग। जैसे कागज को देखिए, कागज बना डायरेक्ट उपयोग में आता है, सीमेंट बना डायरेक्ट उपयोग में आता है, बिस्किट बना डायरेक्ट उपयोग में आता है। तो जो डायरेक्ट लोग जिसका उपयोग करते हैं, तैयार माल का उपयोग डायरेक्ट उपभोक्ता सीधे तौर पर करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, ठीक है। अब इतना पढ़ लिए हम लोग, चीनी के बारे में पढ़े, जूट के बारे में पढ़े, सूती कपड़ा के बारे में पढ़े, है ना। अभी हम लोग अब जाएंगे किसके बारे में, तो ऊन के बारे में आप पढ़ेंगे। अब कपड़ा से रिलेटेड सूती पढ़े थे, सूती के बाद ऊन पढ़ेंगे कि ऊन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि सूती कपड़ा जो है कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित था, इसलिए पहले उसको पढ़ लिए हैं। अब जो है ऊनी कपड़ा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ऊनी कपड़ा जो होता है ये हमें गर्मी प्रदान करता है, और इसका जो है सबसे ज्यादा याद रखिएगा ये कहाँ होता है, पंजाब के लुधियाना में और धारीवाल में। दूसरा स्थान कहाँ है, महाराष्ट्र और मुंबई। तीसरा स्थान कहाँ है, यूपी, उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर इसमें नहीं है, याद रखिएगा। पहला स्थान होता है पंजाब, दूसरा स्थान ऊनी कपड़ा में महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। ये आपको याद रखना है। अब याद रखना है कि बकरी से जो
बकरी के बाल से जो ऊन बनता है उसको कौन सा ऊन कहते हैं? तो पश्मीना ऊन कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्मीना ऊन। और दूसरा है कि खरगोश के रोआ से जो बाल बनता है उसको क्या कहते हैं? तो अंगूरा ऊन। क्या कहते हैं? अंगूरा ऊन। ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, जिससे कि आपको नॉलेज बढ़े और आपका अच्छा रिजल्ट आए। अब हम लोग देखते हैं कि रेशमी वस्त्र उद्योग। अब इसका जो है अगला पार्ट जो है रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में। अब रेशमी वस्त्र में क्या दिया हुआ है कि रेशम कपड़ा तो सब जानते होंगे, और रेशम कैसे बनता है? तो इसमें दो चीज होता है, एक शहतूत के पत्ते होते हैं, शहतूत के पत्ता होता है, और इसमें रेशमी कीट होता है। ठीक है, रेशमी कीट होता है, और ये कीट क्या छोड़ता है? लावा। लावा छोड़ता है, उस लावा से क्या बनता है? धागा, और उस धागा से क्या बनता है? कपड़ा। इसका इतना सारा कंडीशन होता है बनाने में। ठीक है, शहतूत के पत्ते को कौन खाता है? रेशम का कीट खाता है, और उसके बैकग्राउंड से निकलता है, बैक से निकलता है क्या? लावा की तरह, लेयर की तरह, और उस लावा से क्या बनता है? धागा, और उस धागा से क्या बनता है बाबूरे? कपड़ा। तो रेशमी कपड़ा जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पे? बेंगलुरु में और मैसूर में। बेंगलुरु में और मैसूर में सबसे ज्यादा रेशमी कपड़ा। दूसरा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद करके एक इलाका है जहां पर सबसे अधिक रेशम का कपड़ा बनता है। और तीसरा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बाबू सबसे ज्यादा रेशमी कपड़ा बनता है। ठीक है, ये तीन बातें आप समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं धीरे से अब लोहा उद्योग की तरफ। ठीक है, लौह अयस्क की तरफ। तो आपको इससे पिछला चैप्टर में हमने सभी अयस्क के बारे में पढ़ाया था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, बिटुमिनस, कोयला, लोहा, सबके बारे में मैंने पढ़ाया था। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? तो हम लोग लोहा के अयस्क के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अब निर्माण उद्योग नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं। अगर आप नए हैं तो पूरा जाके 1 से 7 चैप्टर पहले पढ़ लीजिए। ये हम लोग का आज 8वां चैप्टर है और इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसका एक पार्ट और आपको आएगा, दूसरा पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो लौह इस्पात उद्योग जो होता है ये कैसा उद्योग है? तो याद रखिएगा, ये जो है एक आधारभूत उद्योग है। आप कहिएगा सर जी आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होता है? तो आपने सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक वर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई उद्योग या फैक्ट्री जिस पर चलता हो, जिस पर आधारित हो, उसको क्या कहते हैं? आधारभूत। तो ऐसा कोई उद्योग नहीं होगा जिसमें लोहा का उपयोग नहीं होता है कि नहीं, मशीन के रूप में। तो इसीलिए इसका क्या किया जाता है? इसका नाम है आधारभूत उद्योग। और आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का विकास कब हुआ था? याद रखिएगा इस ईस्वी को, 1874 ईस्वी में। पूछेगा कहां पे हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। और कहां पे? तो कुल्टी नामक स्थान पे। ये सारी बातें आपको याद रखना है, लोहा से संबंधित। आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से बाबू ये सब पूछता है। तीसरी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, 1907 ईस्वी में साकची जमशेदपुर झारखंड नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। आपको पूछ देगा कि टाटा की स्थापना किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने, जो इसमें हमने नहीं दिया है। जमशेद जी टाटा ने 1907 में किस जगह पर? साकची, जो कहां पर है? जमशेदपुर में। ये कहां है? झारखंड में है। और इसके स्थान पर किसका स्थापना किया था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका टिस्को शॉर्ट में है नाम, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको ये एकदम डिटेल से याद रखना है कि जमशेदजी टाटा की टाटा कंपनी कब स्थापित हुई? 1907 में। कहां पे? जमशेदपुर में। किस जगह पर? साकची नामक स्थान पर। कहां? किस राज्य में? झारखंड राज्य में। ये इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। और लौह इस्पात उद्योग का विकास 1874 पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को ये पता करना है कि आखिर लौह जो उद्योग है वो किस किस जगहों पर है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं जरा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे कि लोहा उद्योग जो होता है बाबू, लोहा उद्योग, वो उसमें स्थानीयकरण के प्रमुख घटक होते हैं लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, शक्ति के साधन, सरकार की नीति और बाजार। यानी लोहा का जो उद्योग, यानी लोहा निर्माण का जो फैक्ट्री लगता है उसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले लोहा चाहिए। दूसरा क्या चाहिए भैया? कोयला चाहिए, तब गर्म होगा। तीसरा क्या चाहिए? इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है, लोहा में मैग्नीज मिलाया जाता है। चौथा चूना पत्थर भी मिलाया जाता है। पांचवा शक्ति के साधन, यानी कि ऊर्जा के साधन होने चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, बिजली जैसे हो गया। सरकार की अच्छी नीति होनी चाहिए और बाजार बढ़िया होना चाहिए।
ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 बातें हैं जो लोहा उद्योग को लगाने में मदद देती हैं। ठीक है, उसके बाद लौह इस्पात उद्योग से रिलेटेड बहुत VVI क्वेश्चन पूछता है कि लोहा उद्योग हमारे भारत में कहाँ कहाँ है। 1 नंबर पर झारखंड, 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, इस बात को भूलिएगा नहीं। 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 3 नंबर पे उड़ीसा, 4 पे कर्नाटक, 5 पे छत्तीसगढ़, 6 पे तमिलनाडु और 7 पे आंध्र प्रदेश। और झारखंड में कहाँ पे सबसे ज्यादा आपको लोहा है? बोकारो में, जमशेदपुर में, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर दुर्गापुर में, उड़ीसा के राउरकेला में, कर्नाटक के भद्रावती में, छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पे, तमिलनाडु के सलेम नामक स्थान पे, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम। एग्जाम में पूछेगा, निश्चित पूछता है, इस सबसे ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछेगा आपको। और आपको पूछेगा कि किस जगह, किस देश के सहयोग से लोहा का फैक्ट्री लगा था, तो याद रखिएगा भिलाई। भिलाई हम आपको बताए हैं छत्तीसगढ़ में है भिलाई, याद रखना है छत्तीसगढ़ में क्या है, भिलाई। राउरकेला कहाँ पे है बाबू रे? उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ पे है बाबू रे? पश्चिम बंगाल में है। और विशाखापट्टनम में आपको, बोकारो कहाँ पर है? तो बोकारो आपको झारखंड में है। तो याद रखिएगा भिलाई में जो लोहा उद्योग है वो किस देश की सहायता से बना था? तो रूस की सहायता से। राउरकेला में जो लोहा उद्योग है उसमें कौन देश मदद किया था? जर्मनी। पूछेगा दुर्गापुर में जो है उसमें किस देश ने मदद किया था? तो ब्रिटेन ने। और बोकारो में जो है, झारखंड में जो लोहा फैक्ट्री है वो किसकी मदद से हुआ था? रूस से हुआ था। तो आज हम लोगों ने पहला पार्ट जो था इसका चैप्टर का भी लोहा उद्योग तो हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर हम दूसरा पार्ट लेकर के आप सबके सामने आएंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम पढ़ाएंगे। पहले मैं क्या करता था, लिख करके नोट्स बना के पढ़ाता था। अब मैं आप क्या करूंगा कि पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आपके दिमाग में ज्यादा अच्छा से सेट हो जाए सभी बातें, और जो मूल चीजें हैं वो आपको समझ लेना है। और इसमें मैंने भर भर के ऑब्जेक्टिव आपको बताया है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।